हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया चल रहा है। फर्स्ट क्लास। चलिए, अच्छी बात है। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। अपने पास ये जो मेरे पास बुक पड़ी है, ये देखिए आप। इस बुक को आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। जितने भी बिहार के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पटना यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर मगध यूनिवर्सिटी है या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है या भागलपुर या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब यूनिवर्सिटी में ये बुक चलाई जाती है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। बुक का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइटर है SM शुक्ला सर। तो इन्हीं की बुक से हम सारे क्वेश्चन डील करेंगे। इन्हीं की बुक को हम थॉरली कंप्लीट करेंगे। तो हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर आज लिया है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा इजी है अंडरस्टैंडिंग करने, स्टार्टिंग करने के लिए। मतलब मॉडरेट चैप्टर है, कोई मुश्किल आपको इसके अंदर आएगी नहीं। और अपने जो बेसिक्स पढ़ रखे हैं वो यहाँ पर यूज़ होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में कॉमर्स नहीं पढ़ा है और वो सीधे बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं साइंस के बाद, जैसे मैं खुद भी ऐसा हूँ। मैंने भी ट्वेल्थ में साइंस लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ट्वेल्थ में के बाद जब ग्रेजुएशन करने गया तो फिर मैंने वहाँ बीकॉम का कोर्स किया। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनको शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उनको मैं अलग से वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कि उनको बेसिक्स सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स वाली। और बाकी उसके बाद वो इस प्लेलिस्ट को देख पाएंगे। तो अभी हम आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का है। क्या होता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, कैसे करना है इसको। तो ये बुक का पूरा PDF आपके सामने है जो आप देख सकते हैं। जो टेक्स्ट है वो पूरा टेक्स्ट तो हम रीड करेंगे ही, सारे पॉइंट भी क्लियर करेंगे और इसके जो क्वेश्चन है वो भी लगा के देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी इसके बाद तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर ये टॉपिक छूट गया या फिर ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ। अब मैं उसके लिए कुछ नए वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है 11th में 12th में, हमने क्या क्या पढ़ा। अकाउंटिंग कैसे कहते हैं, अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो हमने वहाँ सीखा कि जर्नल क्या होता है, फिर उसको हम लेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेजर से हम कैसे पोस्टिंग अपना ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम दो तीन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में बैलेंस शीट। और अब जो नए फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सब चीज़ें हमने सीख रखी हैं, ये सब चीज़ें हमको बेस से अच्छे से आता है। ठीक है। बट इसके बाद अकाउंट्स का हमको सिर्फ आइडिया मिला कि अकाउंट्स होता कैसे है। अब आगे समस्या क्या आई कि बहुत तरह की इंडस्ट्रीज में काम होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब अलग होता है, सर्विस सेक्टर अलग होता है, तो ट्रेडिंग सेक्शन अलग होता है। तो इन सब सेक्टर्स में अकाउंटिंग को करने के लिए एक डिफाइंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए गए, एक तरीका से आजाद किया गया कि भाई इन जगहों पर ये अकाउंट में, जैसे हर एक जगह सेम अकाउंट मेंटेन की जरूरत नहीं है। तो सपोज कीजिए अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कोई बिस्किट बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको कॉस्ट अकाउंट भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, मेरे से आप चार्ट अकाउंट बन जाते हैं या आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो फिर वहाँ आप कुछ मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे। तो वहाँ आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट में आने के बाद आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग के लिए कुछ जो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम वही सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होगा कि अलग अलग बिजनेसेस को कैसे हैंडल किया जाता है अलग अलग अकाउंटिंग के थ्रू। जैसे ब्रांच अगर बनाते हैं हम लोग, तो ब्रांच में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि हमारा अकाउंट्स क्लियर रहे और इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे। डिपार्टमेंट अगर हम रन कर रहे हैं, किसी बिजनेस को चलाने के लिए डिपार्टमेंट का यूज़ किया जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें कि हमारा अकाउंटिंग को बेस्ट रिजल्ट दे पाए, बेस्ट आउटपुट दे पाए। सी प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा, वो आपको बनाना आ चुका है। बट अब उसके बाद और भी चीज़ें इन्हांस करनी है जो हम इस चैप्टर के बाद सीखना शुरू करेंगे। इसमें जो आपको चैप्टर दिए गए हैं, रॉयल्टी अकाउंट होगा, सिंगल एंट्री अकाउंट सिस्टम होगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल जो सबको बनाने का तरीका है, इसमें तो कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। ट्रेडिंग पीएनएल में चेंजेस नहीं आएंगे, अकाउंट्स में चेंजेस आएंगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ डिपार्टमेंटल, तो हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल हम बनाते हैं क्यों हैं। पहली बात ये पेन लेता हूँ। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं इसको डिपार्टमेंट। तो आजकल आपने बहुत सुना होगा नाम, मार्केट में आप जाएंगे बड़े बड़े मॉल्स में या फिर बड़े बड़े शॉप्स जो होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर या किसी कॉलोनी के अंदर, वहाँ कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जनरली एक ही दुकान में कई सारे वैरायटी आइटम बिकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, कपड़े का दुकान अलग होता था, जूते का अलग होता था, स्टेशनरी के अलग होते थे, और जो रेगुलर आइटम आते हैं जो जिसको हम बोलते हैं कि जनरल स्टोर, वो अलग होता था। बट अब आजकल ऐसा नहीं रह गया। बहुत सारे आपको मल्टी डिपार्टमेंट शोरूम्स या बहुत सारे ऐसे दुकानें मिलेंगी जहाँ एक तरफ आपको स्टेशनरी मिल रहा होगा, यहीं बगल में आपको कुछ अगर जनरल स्टोर वाली चीज़ें मिलती हैं वो मिल जाएंगी। इसी में साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर आप मान लीजिए कुछ कॉस्मेटिक आइटम, ये सब मिल जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमको समस्या ये आ रही थी कि मान लीजिए हमारा जो स्टेशनरी का आइटम है, ये तो अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन जनरल स्टोर है,
इसमें हमको परेशानी आ रही है और ये हमारा लॉस में जा रहा है, हम इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। क्या रीज़न है वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम जानना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट की ज़रूरत ही क्यों है, ये हम बना ही क्यों रहे हैं, इसको अकाउंटिंग अलग से करनी ही क्यों पड़ रही है, पहले ये समझ रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो दिक्कत आएगी, अगर हम पूरा एक साथ ही प्रॉफिट निकालना चाहेंगे शॉप का, तो मान लीजिए शॉप का पूरा प्रॉफिट हमको 1 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इस 1 लाख में कितना रुपया स्टेशनरी वाले से आ रहा है, कितना रुपया जनरल स्टोर से अर्न कर रहे हैं, कितना रुपया हम अलग अलग डिपार्टमेंट से अर्न कर रहे हैं। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा, ताकि हमको पता चल सके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हमको क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम और भी कई चीज़ें समझ पाएंगे, जैसे कि हर डिपार्टमेंट को रन करने के लिए आपने एक स्टाफ रखा होगा डिपार्टमेंटल हेड के अंदर। तो फिर आपको पता चलेगा कौन सा स्टाफ इफिशिएंटली काम कर पा रहा है, कौन सा नहीं कर पा रहा है, या फिर किस बिजनेस में आपको चीज़ें बदलने की ज़रूरत पड़ रही हैं, आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने हिसाब से कुछ नए उसमें चीज़ एडिशन या कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। इसके लिए हमको पहली बार यूज़ हुआ कि डिपार्टमेंट को एक अलग नज़र से देखा जाए और उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से की जाए। ठीक है, अब बात है कि अब ये तो हमने समझ लिया क्यों करना पड़ रहा है। कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिपार्टमेंट मतलब जैसे ये तो ये सेक्टर हो गया, प्लस अगर हम एक ही आइटम बना रहे, जैसे मारुति के शोरूम की बात कर लें हम, अगर ये जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग, तो इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट हमारे पास प्रोडक्शन, एक हमारे पास डिपार्टमेंट मार्केटिंग, एक हमारे पास डिपार्टमेंट सेल्स, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो जो इनके लिए स्टाफ चाहिए ना, इनका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इनके अंदर जो मतलब नॉलेज होनी चाहिए, इनका जो एक्सपर्टीज होना चाहिए, वो सेल्स से बिल्कुल डिफरेंट है। हमको प्रोडक्शन करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनको कि मशीनरी की नॉलेज हो, जिनको कि इफिशिएंट प्रोडक्शन करने की नॉलेज हो। लेकिन सेल्स के लिए हमको ऐसे लोग चाहिए जो कि बाहर इसको अच्छे से प्रमोट कर पाए। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन, दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हमको अगर डिपार्टमेंट अलग अलग बांटेंगे, इनके लिए अलग स्टाफ रखेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी भी जाननी पड़ेगी कि इनको प्रोडक्शन में करने के बाद यूज का कितना प्रोडक्शन लोग कर पा रहे हैं, टाइमली कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या प्रोडक्शन में कुछ वेस्ट ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या चाहिए कि हम प्रोडक्शन का अलग से अकाउंट मेंटेन करें, ताकि हमको पता चल पाए कि अगर 10 किलो चीज़ें लगनी थी, तो वो 10 किलो की जगह कहीं 12 किलो तो नहीं लग जा रहा। तो ये हमको समझ में आएगा अगर हम अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। तो सेल्स में हम देखने जा रहे हैं कि भैया सेल अगर हमारे पास 2 लाख रुपए का हो रहा है, तो उसके बदले हम कितना कमीशन जनरेट देना पड़ रहा है हमको उनके ऊपर। तो ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सेल्स का अलग से हिसाब किताब करें। तो एक तो ये तरह का अकाउंटिंग हो जाएगा, प्लस मैंने ये सेगमेंट बस बताया आपको कि अलग अलग सेगमेंट भी हो सकते हैं। एक ही दुकान के अंदर टीवी भी बिक सकता है, फ्रिज बिक सकता है, वॉशिंग मशीन बिक सकता है। तो हम जानना चाहेंगे टीवी से क्या इनकम हुआ, फ्रिज से क्या इनकम हुआ, वॉशिंग मशीन से क्या इनकम हुआ। तो इन सब तरीकों को यूज़ करने के लिए, इनको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ये मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं कि सर ने बुक में जो चीज़ हमारे पास करवाई है वो हम बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर सर ने जो बुक में दिया है, एक तो सर ने डेफिनेशन वगैरह दिया है क्यों उनको यूज़ करना है, वो सब तो ठीक है, हमने समझ ही लिया। अब इसमें एक मेन टॉपिक है कि डिफरेंस क्या है, डिपार्टमेंट और ब्रांच के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, ये ब्रांच में और डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है, हमको ये जानना है। तो देखो भैया, ब्रांच तो आप लोग हमेशा देखते आ रहे हैं, जैसे आपके आसपास सबसे कॉमन है ब्रांचिंग के लिए कि अपने बैंक्स देखे होंगे। तो आईसीआईसी बैंक देखा है आपने, उसका ब्रांच लगभग हर एक शहर में होता है, गांव में बहुत कम है, बट शहरों में, सारे शहर में ब्रांच होता है। तो ब्रांच डिपार्टमेंट में बेसिक फ़र्क क्या है? तो दो तीन चीज़ें हैं जो सर ने मेंशन की हैं बुक के अंदर, वैसे आपको अपने आप भी पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या होते हैं। ब्रांच अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट होता है। ब्रांच एक ही जगह पर नहीं होंगे, ब्रांच एक के बाद दूसरी जगह पर होंगे, दोनों यूनिट अलग अलग होंगे। बट डिपार्टमेंट एक ही जगह के, जैसे आपने मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं आप, तो उसी स्टोर के अंदर आपको अलग अलग सेगमेंट मिलेगा, डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। आप मैन्युफैक्चर उसके मारुति की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे आप, तो वहीं पर आपको सेगमेंट बहुत सारे मिलेंगे। तो उसको हम बोलते हैं कि प्लेसेस। तो ब्रांच के अंदर प्लेसेस हमेशा अलग अलग होगा, डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ एक ही जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोनों का? तो ब्रांच का ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना। हम पटना में सेल्स कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे इसको फिर दिल्ली में ले जाएं, बॉम्बे में ले जाएं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना। लेकिन डिपार्टमेंट हैंडल करने का रीज़न क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि चीज़ों को बहुत स्मूथली कर पाना, प्रिसाइजली कर पाना, ताकि हम एकदम सही अकाउंटिंग कर पाएँ। अकाउंटिंग के हिसाब से भी हम बात कर रहे हैं कि दोनों में पर्पस अलग अलग होता है। ब्रांच का अकाउंटिंग डिफरेंट होता है अकाउंटिंग, और इसका ये तो हम सीखने वाले हैं, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको हम बना के देखेंगे तो हमको क्लियर होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और इनलैंड एंड फॉरेन ब्रांचेस, ये ब्रांच आपने सुना होगा, इनलैंड फॉरेन ब्रांचेस मतलब एसबीआई का ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी है, फॉरेन में भी होता है। बट डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता कि भाई किसी कंपनी का या फिर किसी दुकान का एक डिपार्टमेंट यहाँ, दूसरा डिपार्टमेंट सीधे अमेरिका, लंदन या जापान में होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी आराम से, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। वो क्या एडवांटेज है डिपार्टमेंट अकाउंट करने का, ये हमने ऑलरेडी सीखा समझा, पर यहाँ भी दो तीन पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। पहला है
टू नो द प्रॉफिट। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट जानना ज़रूरी है ताकि हम उसके बारे में सही सही फैसले कर पाएंगे। दूसरा क्या, हमारे पास इफिशिएंसी बढ़ता है। ये कैसे बढ़ेगा दोस्त? तो ये ऐसे बढ़ेगा कि मान लीजिए कि मारुति की एक कंपनी से साल में या महीने में 1 लाख कार यूनिट सेल करनी है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो 1 लाख कार अगर सेल नहीं हो पाया तो हमको कैसे पता चलेगा किसकी गलती है? या तो 1 लाख कार हम बना नहीं पाए इसलिए सेल नहीं हो पाया, या हमने बना दिया पर हमारा सेल्स टीम इतना इफेक्टिव नहीं है इसलिए सेल्स नहीं कर पाया, या उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए प्रॉपर ढंग से हम लोग इसलिए सेल्स में दिक्कत आई। तो ये हम इफिशिएंसी पता करें किसके अंदर काम में कमी आ रही है, किसके काम में दिक्कतें आ रही हैं, हम वो पता लगा पाएंगे। उसका मतलब है हेल्प इन इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। तीसरा पॉइंट हमारे पास है हेल्प इन फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसीज। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको हर एक सेगमेंट का अलग अलग उसका जो टर्म्स, उसकी जो लॉसेज हैं प्रॉफिट है वो पता चलेगा, उसके एक्सपेंसेस मालूम पड़ेंगे, उसका प्रोज एंड कॉन्स मालूम पड़ेगा, तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अलग से अपने रूल्स बना पाएंगे, अलग से अपनी पॉलिसी बना पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सेल्स में जो मेन टर्म होता है वो इंसेंटिव ज़्यादा यूज़ होता है, कमीशन इंसेंटिव के बेस पे लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो हम सेल्स में लोगों को बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हम उनको मोटिवेट करने के लिए सेल्स में कमीशन को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, 3 टाइम्स प्रोडक्शन, मतलब 3 शिफ्ट चल रहे होते हैं, कभी 2 शिफ्ट चल रहे होते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ कमीशन प्रमोशन तो देना ही है हमको, साथ में हमको कुछ वहाँ रिलैक्सेशन के लिए भी सोचना चाहिए ताकि जो हमारा 8 घंटे शिफ्ट काम कर रहा है उसको दोबारा फिर अगले शिफ्ट में काम ना दे दिया जाए। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि उनकी पॉलिसीज क्या है, उनके लॉस क्या है, उन लेबर्स को क्या चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए क्या क्या चीज़ हम दे सकते हैं। जैसे उनके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम करना, या उनके लिए प्राइमरी किट रखना, जो उनके लिए फर्स्ट एड का सामान ऑन द स्पॉट अवेलेबल रखना, क्योंकि मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं आप, तो चांसेज है कि आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत मिसहैपनिंग हो सकती है। बट सेल्स में ऐसा नहीं है, वो तो आप आराम से अपने एसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप बाहर मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है। तो दोनों जगह रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो इसलिए हमको जानना ज़रूरी है कि भाई अलग अलग तरीके से हम पहचान कर पाएँ डिपार्टमेंट्स की, फिर उस पर अलग से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया है टू नो द रियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अगर हमको हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइप से एकदम सेपरेट हर दिन का पता चलेगा, तो हम किसी भी बिजनेस के बारे में एक बार में ही ईजिली जान पाएंगे बाइफिकेशन के साथ कि इसका आज के दिन में पोजीशन क्या है, आज के दिन में प्रॉफिट क्या जनरेट हो रहा है, आज के दिन में कंपनी को किस चीज़ में ज़्यादा लॉस हो रहा है, आज पर्टिकुलर डे पर कंपनी को क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, और ये तो डिपार्टमेंट के अंदर अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे मेंटेन करते हैं, ये हमको सीखना ही है, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ये हम बना के देखेंगे, प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो हमको समझ में आएगा। वैसे सर ने जो पॉइंट दिया है, पहला है क्या इसके अंदर, एक तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना परचेज बुक, सेल्स बुक, स्टॉक, एक्सपेंस, ये लोग मेंटेन करना पड़ेगा हमको उसके लिए, ताकि हम चीज़ें सेपरेट करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना पाएंगे। दूसरा है कि अगर डिपार्टमेंट एक से ज़्यादा है और बहुत बड़ा नहीं है, तो फिर हम एक ही जगह इसको ऐसे बनाते हैं, हम इसी को यूज़ करने वाले हैं अपने बुक्स के लिए, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर खींचेंगे और उसके अंदर 3 कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे, एक्स डिपार्टमेंट का अलग, वाई डिपार्टमेंट का अलग, और एक लास्ट कॉलम बना लेंगे जिसमें हम टोटल करेंगे बाकी चीज़ों का। ठीक है, और एक्सपेंसेस, ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूरे डिपार्टमेंट में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो एक्सपेंसेस, इसमें हमको ध्यान देकर काम करना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस के लिए हमको करना क्या होगा, कि कौन से एक्सपेंस को कैसे कैसे एलोकेट करना है, ये अपने आप में टेक्निकल है, ये आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो हम पहली बात करते हैं एक्सपेंसेस का जो टॉपिक है इसको कैसे आप बांटेंगे। सोचिए आप, मान लीजिए आपका एक दुकान है, जहाँ आपकी एक फैक्ट्री है जहाँ माल बन भी रहा है और फिर आप उसके माल बेच भी रहे हैं, तो अब वहाँ पर रेंट का खर्चा हो रहा है, फिर आपने वहाँ स्टाफ रख रखे उनका खर्चा हो रहा है, लाइट का खर्चा हो रहा है। तो आप सोचिए कि इस खर्चे को हमको बांटना है, प्रोडक्शन के लिए अलग, मार्केटिंग सेल्स के लिए अलग, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग, तो आप कैसे बांटेंगे, क्या आइडिया होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं अपने आप नेचुरली, कि देखो रेंट तो बहुत ईजी है बांटना, जो डिपार्टमेंट जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना प्रीमाइसेस यूज़ कर रहा है, उतने हिस्से का रेंट उस डिपार्टमेंट से ले लेंगे। उसी तरह से बिजली के लिए भी हम देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट जितना बिजली यूज़ कर रहा है, कैसे पता करेंगे कितना बिजली यूज़ हो रहा है। देयर आर 2 थिंग्स, एक तो हम देखते हैं पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट जिसमें हम पिन लगाते हैं, जो फैन स्विचेस हैं, लाइट स्विचेस हैं, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, कौन कितने पॉइंट यूज़ कर रहा है, उसके बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इसमें एक अलग से एक पॉइंट भी है कि अगर एक बंदा जो है उस पॉइंट से मशीन चला रहा है और दूसरा बंदा उस पॉइंट से सिर्फ एक कंप्यूटर चला रहा है, तो दोनों के बिजली कंजम्पशन में डिफरेंस आ जाएगा। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कंजम्पशन कितना कितना हो रहा है डिपार्टमेंट वाइज, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसी को हम कैसे करें एक सिस्टमेटिक वे में, उसके लिए कुछ हमारे पास चीज़ें दी गई हैं एग्जाम्पल के रूप में, हम वो देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला सर ने कहा है कि पहली जो बुक में मेंशन की गई है कि हमको यहाँ देखना ये है कि सेल्स के बेस पे हम क्या क्या चीज़ें बांट सकते हैं। तो सेल्स के बेस पे जो बांटने वाली चीज़ें हैं, जो जितनी भी चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको खर्चों के अंदर जिसका कि लिंकेज सेल से हो रहा हो, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सेल्स पर है,
तो उनको आप सेल्स के हिसाब से बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे सर? तो डिपार्टमेंट ए और बी का, आप जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लिया उसमें शायद फिट ना बैठे, लेकिन अगर आप उसमें फिट आएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर में कि जूते ही बिक रहे हैं, कपड़े ही बिक रहे हैं, जैसे बिग बाजार का एग्जांपल ले लेते हैं, बर्तन भी बिक रहे हैं, खाने का रॉ मटेरियल बिक रहा है, तो आप हर एक चीज़ का सेल्स अलग अलग डिफाइन कीजिए, अलग अलग लिखिए, नोट कीजिए, और फिर उसको रेशियो निकाल लीजिए कि मान लो कपड़े का सेल 1 लाख का हुआ, जूते का सेल 2 लाख का हुआ, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2। तो अब सेल से जितनी भी चीज़ें लिंक हो रही हैं, जैसे कि सेल्स का कमीशन, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट खर्चा, जो हम बाहर एड्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, या फिर टीवी में, मीडिया में कहीं भी ऐड देते हैं, वो ऐड के खर्चे, जो सैलरी है सेल्समैन का, सेल्समैन जो वहाँ खड़े होकर के बेच रहे होते हैं, या फिर जो बाहर जाके भी कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं हमारे लिए, ये सारे खर्चे जो सेल से लिंक्ड होते हैं डायरेक्टली, उनको हम बांटेंगे सेल के रेशियो के रिस्पेक्ट में। और सेल का रेशियो निकालना कैसे है? हर एक डिपार्टमेंट का सेल्स अलग अलग कर लेंगे हैं और उसका रेशियो निकाल लेंगे। मैंने एग्जांपल दिया आपको, 1 लाख 2 लाख का सेल है, तो रेशियो आएगा 1:2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस के हिसाब से। अब ये हमने अभी भी देखा प्लेस के हिसाब से। इसमें क्या चीज़ें हैं? जो भी ऐसे खर्चे आएंगे जिसका कि डायरेक्ट लिंक आपको उस जगह से मिलेगा, उस बिल्डिंग से मिलेगा, उस स्पेस से मिलेगा, उस प्रेमाइसेस से मिलेगा, उसको उसके अंदर बांट दीजिए। अब जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि आपने रेंट लिया, तो रेंट आप जो पे कर रहे हैं वो बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, तो बहुत इजी है पता करना कि इस बिल्डिंग के कितने हिस्से में सेल्स वाले लोग काम कर रहे हैं, कितने हिस्से में प्रोडक्शन वाले लोग काम कर रहे हैं, कितने हिस्से में कोई और काम कर रहे हैं। तो उस रेशियो को निकाल लेंगे हम और उस रेशियो के हिसाब से रेंट को अलग अलग जगह बांट देंगे। ठीक है। रेंट के अलावा हमारे पास और खर्चा ऐसा क्या हो सकता है? जैसे कि हम बात करते हैं इंश्योरेंस, अगर हमको देना पड़ता है किसी चीज़ का, स्टॉक का इंश्योरेंस देना पड़ता है, तो स्टॉक में भी हम बात नहीं, सॉरी वो तो स्टॉक का हो गया। प्लेस में अगर हम बात करते हैं कि रेंट का हो जाएगा, प्लस और कुछ खर्चे हो सकते हैं, टैक्सेस वगैरह लगाते हैं हमारे पास, म्यूनसिपल टैक्सेस लगते हैं, कॉर्पोरेशन का टैक्स लगता है, लोकल टैक्स, वो भी हम उस बिल्डिंग के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। तो बिल्डिंग का जितना हिस्सा जो डिपार्टमेंट यूज़ करेगा उतना टैक्स उसको पे करना पड़ जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा कुछ और भी खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली इन दोनों में अगर आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ये वाला एग्जाम्पल है। अब ये ना तो डायरेक्टली स्पेस पर लिंक्ड है और ना ही डायरेक्टली आपके उस पर सेल्स पे लिंक्ड है। तो ये लिंक्ड कैसे होगा? ये मैं आपको बताया, नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ स्विचेस, उस पर हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्विच अगर आपको पता चल जाता है या मेंशन रहता है एग्जाम में या क्वेश्चन में, तो आप जितने स्विचेस जिस डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं उतना उतना रेशियो बना लेंगे। सपोज कीजिए प्रोडक्शन वाले के पास 20 स्विचेस या 20 पॉइंट्स हैं और सेल्स वाले के पास 10 पॉइंट हैं, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा? 20:10 का, यानी 2:1 का। तो अगर जो भी खर्चा 3 रुपये का खर्चा है या 300 का खर्चा है, तो उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट हमारा प्रोडक्शन में चला जाएगा, 1 पार्ट हमारा सेल्स में चला जाएगा। ठीक है। अब हम एग्जांपल देखें, आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है दोस्त, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या करते हैं हम लोग? गुड्स का इंश्योरेंस करते हैं, स्टॉक का इंश्योरेंस करते हैं। तो स्टॉक हमको देखना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में कितना स्टॉक है। जैसे कोई कंपनी है, टीवी भी बनाती है, रेडियो भी बनाती है, ट्रांजिस्टर भी बनाती है, और साथ में और भी चीज़ें बनाती हैं। तो कितना स्टॉक हमारे पास टीवी का पड़ा है, कितना स्टॉक हमारे पास रेडियो का पड़ा है, और कितना स्टॉक ट्रांजिस्टर का पड़ा है, इस रेशियो को डिफाइन कर लेंगे हम लोग। और इस रेशियो के हिसाब से जो भी इंश्योरेंस का चार्जेस लगा है, कॉस्ट लगा है, हम उस पर उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पावर। ये भी बहुत इजी है। अगर सेपरेट सेपरेट मीटर लगा दिया, जैसे आपने देखा होगा अगर आप घरों में रहते हैं, जो लोग बच्चे टेनेंट में रहते हैं या फिर जिनके यहाँ टेनेंट रहते हैं, वहाँ क्या होता है कि टेनेंट वाले घर के लिए हम अलग से सब मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो मेन मीटर होता है जो घर का पूरा बिल देता है। उसके अलावा हर एक मकान के लिए, मतलब हर एक फ्लैट के लिए अलग से हम सब मीटर यूज़ करते हैं। उस सब मीटर में उस फ्लैट का ही सारा का सारा बिल आता है। फिर जो लैंडलॉर्ड है उस टोटल मीटर यूनिट को नोटिंग करके 8 रुपये 9 रुपये जैसा जहाँ रेट चल रहा है उस हिसाब से उसका बिल वो ले लेता है टेनेंट से। तो हम उसकी बात करें, अगर सब मीटर लगा रखा है तो सब मीटर से हो जाएगा, अदरवाइज कंजम्पशन कितना कितना हो रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। बट टेक्निकली हमारे एग्जाम में, हमारे क्वेश्चंस में इतना टेक्निकल नहीं आता है, आपको इसलिए उसमें हिंट दिया जाएगा कि कैसे आप इसको बाइफरकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिप्रिसिएशन का है। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, किस पे अप्लाई किया जाता है। तो कोई भी मशीनरी है, प्लांट मशीनरी हमारे पास है, या फिर और भी चीज़ें इंटेंजिबल भी हो सकती हैं, इंटेंजिबल भी हो सकती हैं, इन सब जो भी एसेट हमारे पास है, जो फिक्स एसेट्स हैं, जो कि यूज़ मोर देन 1 ईयर होने वाले हैं, उन पे हम क्या डिडक्शन लगाते हैं। तो डिडक्शन कैसे हम चार्ज करेंगे हर एक यूनिट वाइज? तो हम करेंगे क्या कि मान लो 1 करोड़ की मशीनरी लगी है, तो उसमें से एसी भी होगा, कार भी होगा, कार तो चलो हटाओ उसको, एसी भी होगा, टेबल कुर्सियाँ होंगी, कंप्यूटर लगा होगा, और कुछ डिस्प्ले स्क्रीन लगे हो सकते हैं, मशीनें लगी हो सकती हैं प्रोडक्शन के लिए। तो जो मशीनें जहाँ लगी हैं, मान लो प्रोडक्शन के अंदर उसमें 50 लाख की मशीन लगी है और 50 लाख का मशीनरी एसी का इस्तेमाल सेल्स के लिए, शोरूम के लिए किया जा रहा है, तो आपने क्या करना है, जो भी डेप्शन लगाएंगे आप उसका आधा आधा खर्चा बफेट करेंगे, 50:50, यानी 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो आधा खर्चा आपका अपार्टमेंट में चला जाएगा, फैक्ट्री वाले में चला जाएगा, आधा खर्चा आपका शोरूम वाले में आ जाएगा। ठीक है।
इसी तरह बस कुछ और खर्चे हैं जो कि आप नॉर्मली यूज देखेंगे, बट हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में नहीं आता वो। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस एक्ट, या फिर ये मैनेजर की जो सैलरी होती है वो सब। तो देखो सैलरी में क्या होता है मैनेजर का, कि अगर आप डिफाइन करने के पोजीशन में हैं कि जो मैनेजर है वो कितने घंटे फैक्ट्री को देता है, कितने घंटे हमारे शोरूम को देता है, तो बहुत ईजी आप डिफाइन कर लेंगे। अदरवाइज फिर हमको, जैसे जनरल मैनेजर होता है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जो सीईओ है उसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में फिर उस खर्चे को हम अलग से पेरेंट में डालते हैं, फिर वो किसी ब्रांच में नहीं जाता। ठीक है। फिर हम बस यहाँ रिपेयर ऑफ मशीनरी, इसमें भी दो तीन बातें हैं। पहला तो पॉइंट ये है, हर यूनिट के अंदर मशीनरी अलग अलग लगाई गई है। तो अगर तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि भैया इस मशीनरी पे इतना खर्चा आया और ये मशीनरी प्रोडक्शन वाले इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला खर्चा जो है वो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन वाले पास चला जाएगा, उसके यूनिट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया कि किसी कंपनी को मेंटेनेंस दे रखा है कि आप 1 लाख रुपए लीजिए और हमारी सारी मशीनरी का ध्यान रखिए, पूरा रिपेयर मेंटेनेंस आप करेंगे। अब वो 1 लाख लेता है और पूरी मशीनरी को ओवरलिंक करता है, सबके रिपेयर मेंटेनेंस कर देता है। तो हमको पता नहीं है कि अब 1 लाख में कौन सी मशीन में ज़्यादा खर्चा हुआ, तो हम फिर क्या करेंगे, जहाँ जितनी मशीनरी है उस हिसाब से उसको एलोकेट कर देंगे। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमाइसेस का होगा, जैसे हमने स्टॉक का इंश्योरेंस डिवाइड किया था, वैसे हम प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस भी डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा आदमी कितना प्रीमाइसेस इस्तेमाल कर रहा है इसके बेसिस पर। लास्ट में एक नया टर्म आपने शायद देखा हो, नहीं देखा हो देख लीजिए इसको। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या होता है कि कोरोना टाइम में आपने देखा होगा मैक्सिमम बिजनेस लॉस में चले गए। बहुत सारे ऐसे कंपनियां थी जो अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, बट उनको उस पीरियड के अंदर बहुत सारा लॉस हुआ। तो इसके पहले ही कई सारे रिसेशन के एग्जांपल मिल चुके हैं हमारे देश में या फिर वर्ल्ड वाइड। 2007 में रिसेशन आया था जहां पर बहुत सारी कंपनियां ह्यूज लॉस मेक करती हैं, तो ह्यूज लॉस इनकर करती हैं। तो उसमें क्या होता है उनके साथ कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी सामने आई और उन्होंने कहा कि अगर आपका कंपनी पिछले लंबे टाइम से प्रॉफिट अर्न कर रहा है और आपको चांसेस हैं कि आगे कभी लॉस हो सकता है, तो आप हमारी कंपनी से इंश्योरेंस करा लीजिए कि अगर उस साल आपका प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड नहीं रहा तो जो लॉस है उसको बियर इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। तो अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ रहा है तो फिर उसको कैसे डिवाइड करेंगे आप। तो अगर तो ये भाई सबके पास अलग अलग है कि किस डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट होता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि जूते खरीदने से कितना प्रॉफिट आता है, कपड़े को बेचने बेचने से कितना प्रॉफिट आता है, ये आपको पता चल रहा है अगर साफ साफ। तो जितना जिसका सेल है प्रीवियस ईयर का, मतलब आज की हम बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट लास्ट पीरियड में जिसने इतना सेल इनकर्ड किया है उस हिसाब से हम उसका उतना प्रीमियम डिसाइड करके उसके ऊपर एलोकेशन कर देंगे। ठीक है। जो समझ में आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एग्जाम्पल में आएगा क्वेश्चन करते समय तो आपको इजिली समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कुछ खर्चे सर ने बताया यहाँ बुक में, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें क्या हो सकता है सर, देखो ये मैंने कहा था आपको, जनरल मैनेजर की सैलरी, या फिर देखो आप इनकम टैक्स। अब ये डिपार्टमेंट वाइज तो होता नहीं है। और कंपनी क्या करती है, मार्केट से लोन उठाती है काम करने के लिए, डिवेंचर्स इशू करते हैं लोग, तो डिवेंचर पे भी आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप लोग, ये जो कंपनी पे करती है, ये इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का तो होता नहीं है, और इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है कि पर्टिकुलरली किस यूनिट में काम आएगा। तो वैसे केसेस में क्या करते हैं, इसको हम लोग, इसको हम इम्पॉसिबल है तो इसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा टोटल फाइनल बनेगा उसके अंदर इसको ले आते हैं। ठीक है। कैसे ले जाएंगे, एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन में करने वाले हैं तो पता चलेगा। अब देखो डिपार्टमेंट में एक और चीज़ें होती हैं, अगर तो सारे डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक डिपार्टमेंट में आपको कपड़े बेचना है, एक में आपको जूते बेचने हैं, तो वहां पर कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि कपड़े वाला जो माल है वो जूते वाले डिपार्टमेंट को कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, और जूते वाला डिपार्टमेंट कभी भी कपड़े वाले को ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का अलग रॉ मटेरियल है, अलग स्टॉक आइटम है, अलग ही फिनिश गुड्स भी है। लेकिन ऐसा होता है कहाँ पर, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग, तो वहां मान लीजिए हमने कोई चीज़, ये पेन है, तो हमने इस पेन के लिए एक कवर भी बनाया, ये निब भी बनाई और हमने पेन तैयार किया। तो अब जो डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट इसके सिर्फ आउटलेट तैयार करता है, एक डिपार्टमेंट इसकी निब तैयार करता है, एक डिपार्टमेंट इसकी पॉलिशिंग करता है। तो जो आउटलेट तैयार कर रहा है वो डिपार्टमेंट आउटलेट का पूरा अपना स्टॉक रखेगा और ये आउटलेट अगले डिपार्टमेंट को भेजेगा ताकि अगला डिपार्टमेंट से निबिंग कर सके और इसकी पॉलिशिंग करके पेन फाइनली बना पाए। तो इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये सारा का सारा माल बना करके दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देगा, और एक चांस है कुछ दूसरे डिपार्टमेंट को भेजेगा और कुछ बाहर एज इट इज सिर्फ ये आउटले, इसका ढक्कन, ये जो बाहर आउटर बॉडी है, इसको बेच भी सकता है। तो अगर ऐसे केसेस होते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन, कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कितने का माल बेचा, कितने का माल उससे परचेस किया। तो इस चीज़ को हम बात करते हैं कि उसका भी मेंटेनेंस यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये इसमें हम देखना पड़ेगा कि रिसीविंग डिपार्टमेंट कितना हमारे पास ले रहा है, किस डिपार्टमेंट से कितना माल आया है, किस डिपार्टमेंट कितना माल गया है, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमको, ताकि इसको हम उस समय याद कर पाएँ और सॉरी इसको मेंटेन कर पाएँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर।
अब डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रॉब्लम बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बना के देखेंगे। तो अभी हमारा फर्स्ट वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल लेके शुरू करेंगे। ठीक है हम लोग, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, गुड नाइट, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी।